हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। तो आइए गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर। तो गाइस आइए, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा साइंस का थर्ड पेपर होता है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। उसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो डार्विनवाद के सिद्धांत डार्विनवाद के सिद्धांत को प्राकृतिक वरणवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वरणवाद भी कहा जाता है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में, चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ऑर्गन ऑफ स्पाइसीज बाय मीन्स नेचुरल सिलेक्शन में अपने सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। डार्विनवाद के आधारभूत सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। इनके जो 5 सिद्धांत हैं वो क्या है? निम्न प्रकार हैं, ठीक है। उन्हीं को हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है, जो पहला सिद्धांत है वो क्या है? उसमें क्या है? संतानोत्पत्ति की क्षमता देखते हैं। प्रत्येक जीव में जो प्रत्येक जीव होता है उसमें कि अपनी जात को बनाए रखने की अपार क्षमता होती है। अपनी जात के लिए संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर एक ही जीव जाति कुछ वर्ष से आधिपत्य कर सकती है, कि पृथ्वी पर एक ही जीव जाति कुछ वर्ष में आधिपत्य कर सकती है, किंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि उत्पन्न होने वाली अनेक संतानें अपनी वयस्क अवस्था से पूर्व ही नष्ट हो जाती हैं। पृथ्वी पर जीवों की इन जातियों की आबादी या समष्टि पॉपुलेशन लगभग निश्चित या संतुलित रहती है। कैसी? निश्चित या संतुलित रहती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है जीवन संघर्ष, लाइफ स्ट्रगल। सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। भोजन, आवास तथा उचित वातावरण के लिए जीवधारियों में जीवन संघर्ष होता है। क्या होता है? जीवन संघर्ष होता है। किसके लिए? भोजन, आवास तथा उचित वातावरण के लिए, या हम यूँ कह सकते हैं जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, ठीक है। यह संघर्ष सजातीय, अंतर्जातीय तथा वातावरणीय हो सकता है। इस संघर्ष के फलस्वरूप वही जीवित रह पाते हैं जो इस संघर्ष में क्या? सफल होते हैं। इस संघर्ष में कमज़ोर जीव नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है? कमज़ोर जीव नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, थर्ड, विभिन्नताएं एवं उनकी वंशागत। समरूप जुड़वां बच्चों को, समरूप यानी कि एक ही जैसे जुड़वां बच्चों को छोड़कर एक ही जोड़े से उत्पन्न एक जात के सभी सदस्य समान नहीं होते हैं। क्या होते हैं? उनको जुड़वां बच्चों को छोड़कर और एक ही जात के जो उत्पन्न बच्चे होते हैं, वो क्या? सभी सदस्य क्या होते हैं? एक जैसे नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। इनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती हैं। विभिन्नताएं लाभदायक तथा हानिकारक दोनों ही हो सकती हैं। लाभदायक विभिन्नताएं वाले जीवधारी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। लाभदायक विभिन्नताएं संतानों में वंशागत हो जाती हैं। कैसी? वंशागत हो जाती हैं। उसके बाद है अगला है फोर्थ पॉइंट, वो है योगतम की उत्तरजीविता तथा प्राकृतिक चयन। योगतम की उत्तरजीविता तथा प्राकृतिक चयन। जाति विशेष के वे जीव जो प्रकृति में सफलतापूर्वक अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।
कि किसी जात विशेष के वे जीव जो प्रकृति में सफलतापूर्वक अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और स्वस्थ संतानें उत्पन्न करके अपने वंश या जाति को चलाने में सफल होते हैं, योग्यतम हैं। वो क्या है? योग्यतम है। ठीक है, अर्थात जो जीव परिवर्तन के साथ अनुकूल करके अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं उन्हें योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? योग्यतम की उत्तरजीविता। जो जीव परिवर्तन के साथ अनुकूल करके अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं उन्हें योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। डार्विन के अनुसार ऐसे ही योग्यतम जीवों का प्रकृति चयन करती है। क्या करती है? प्रकृति चयन करती है। लाभदायक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते जाते हैं। क्या होते हैं? वंशागत होते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट 5 है वातावरण में निरंतर परिवर्तन। कि वातावरण में निरंतर परिवर्तन, जीवधारी निरंतर वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं। कैसे होते रहते हैं? प्रभावित होते रहते हैं। वातावरणीय दशाओं से प्रभावित होने के कारण उनमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। क्या होती है? विभिन्नता उत्पन्न होती है। विभिन्नताओं के कारण जीवधारी स्वयं को वातावरण के अनुकूलित करके रहते हैं। क्या करते हैं? स्वयं को कैसे? वातावरण के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेते हैं। जो जीवधारी स्वयं को वातावरण से अनुकूलित नहीं कर पाते नष्ट हो जाते हैं। कि स्वयं को क्या वातावरण के अनुसार नहीं कर पाते हैं अनुकूल, तो वो नष्ट हो जाते हैं। डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन तथा हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा है। डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन कहा है और हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता कहा है। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट है नई जाति की उत्पत्ति। कि आगे फिर ये तो 5 पॉइंट हो गए, उसके बाद नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती है। डार्विन के अनुसार जीवों में जितनी भी जातियां हैं, क्या जीवों में जितनी भी जातियां हैं सभी प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। क्या? प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। किसी जीव में पीढ़ियों तक निरंतर जीवन संघर्ष तथा परिवर्तन होते रहते हैं। क्या? निरंतर क्या होते हैं? जीवन संघर्ष तथा परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन होने रहने के कारण वह जीव प्रत्येक पीढ़ी में अपने पूर्वजों से कुछ भिन्न होता है, कुछ अलग हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब वह अपने पूर्वजों से इतना अधिक असमान हो जाता है कि उसको एक नई जाति का स्थान प्राप्त हो जाता है। कि उसको किसका स्थान प्राप्त हो जाता है? एक नई जात का। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नव डार्विनवाद पर। न्यू डार्विनवाद। नव डार्विनवाद के बारे में देखेंगे। बीजमैन एवं उनके साथियों ने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को छोड़कर अन्य की आलोचना की। डार्विन के समर्थकों ने उसके सिद्धांत को जीन परिवर्तन के साथ जोड़कर एक नया रूप दे दिया। क्या दे दिया? एक नया रूप दे दिया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? नव डार्विनवाद कहा जाता है। इस सिद्धांत में जैव विकास में जीव पर एक साथ कई कारकों का प्रभाव माना जाता है। एक साथ कितने? कई कारकों का प्रभाव माना जाता है जो एक नई जात को जन्म देते हैं। क्या? जो एक नई जात को जन्म देते हैं। इन कारकों में विविधता, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण एवं जनन 4 प्रमुख कारण हैं। विविधता,
उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वरण एवं जनन, ये 4 क्या हैं? मुख्य कारण हैं। जीन में होने वाला छोटा सा परिवर्तन भी एक नई प्रजाति को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। कि मतलब एक कोई परिवर्तन छोटा सा भी हो गया, वो नई प्रजाति को क्या जन्म देने के लिए पर्याप्त है। डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने आलोचना प्रस्तुत की। उनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। डार्विन ने यह नहीं बताया कि विकास की आवश्यकता क्यों होती है, जबकि विभिन्नताओं को विकास का आधारभूत बिंदु माना है। विभिन्नताओं को क्या माना है? विकास का आधारभूत बिंदु माना है। डार्विन ने यह भी बताया कि विभिन्नताएं जिनकी वंशागति होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंच जाती हैं। कि जो वंशागत होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंच जाते हैं। अगला 3rd पॉइंट है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत तथा वास्तविकता के आधार पर केवल प्राकृतिक वरण को उत्पत्ति का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता है। कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत तथा वास्तविकता के आधार पर केवल प्राकृतिक वरण को उत्पत्ति का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता है। अगला पॉइंट है, डार्विन के विकास के सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं होता कि किसी विशेष अंग जिसका विकास हो रहा है में कभी-कभी अत्यधिक विकास हो जाता है, जबकि शायद उन्हीं अंगों के अधिक विकसित होने से जाति को हानि होती है। कि अधिक मतलब हद से ज़्यादा अगर कोई चीज़ विकसित होती तो क्या हानि होती है ना उससे, और वे विलुप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे बारहसिंगे में सींगों का अत्यधिक बढ़ना और इस जाति का धीरे धीरे विलुप्त होना। अत्यधिक बढ़ना और इस जाति का क्या धीरे धीरे विलुप्त होना। अगला पॉइंट है 5, डार्विन ने दैहिक व जनन कोशिकाओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं में कोई अंतर नहीं किया। डार्विन ने क्या दैहिक व जनन कोशिकाओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं में कोई अंतर नहीं किया। उसके अनुसार दोनों प्रकार की विभिन्नताएं समान रूप से वंशागत होती हैं। कैसी होती हैं? वंशागत होती हैं। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आज थोड़ी नॉइस सी आई होगी, कोई नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए। तो नोट्स भी तैयार करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सके। और सभी भाई बहनों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप लोग देख सकें, उसका लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।